हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ लाइंस आप लोगों के लिए। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसलिए बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, मेहनत कीजिए, उड़ान भरिए और दुनिया को दिखा दीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का मेरा एक महत्वपूर्ण वीडियो है और वो है इकोलॉजी के ऊपर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा एक प्रकार का एसोसिएशन है। ये एक प्रकार का एसोसिएशन है ना, जो कवक मूल है, कवक मूल, ठीक है, कवक मूल। एक ये जो माइकोराइजा है, ये एक प्रकार का एसोसिएशन है किसके बीच में, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंजाई के बीच में। इसमें क्या होता है कि फंजाई जो होता है वो तो प्लांट के लिए वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और बदले में जो प्लांट होता है वो फंजाई को रहने की जगह और खाने के लिए क्या दे देता है, फूड दे देता है। तो इसमें दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों बेनिफिटेड हो जाते हैं। तो मतलब एक तरीके का ये म्यूचुअल क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल है पाइनस। पाइनस इतना ऊंचा प्लांट होता है लेकिन नेचर ने उसको रूट्स ही नहीं दी, राइट। नेचर ने उसको क्या नहीं दी, रूट्स ही नहीं दी। तो फिर अब वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, तो फंजाई करेगा। और फंजाई एक क्लोरोफिलस होता है, खुद फूड नहीं बना सकता है, तो प्लांट उसको फूड दे देता है। तो दोनों को बेनिफिटेड हो गया, ठीक है। नाउ फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, ओडम है। महान वैज्ञानिक है, इन्होंने इकोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया है, ओडम। व्हाट इज कमेंसलिज्म। सहभोजिता क्या है, कमेंसलिज्म क्या होता है, सहभोजिता, राइट। कमेंसलिज्म क्या है, तो ये एक प्रकार का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। मतलब ये एक प्रकार की समष्टि अंतरक्रिया है ना। ऐसी समष्टि अंतरक्रिया, समष्टि अंतरक्रिया जिसमें एक सदस्य को तो फायदा होता है व दूसरे को कोई फायदा या कोई हानि नहीं होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन मेंबर इज बेनिफिटेड while the other member is neither benefited nor harmed। न तो कोई फायदा ना कोई नुकसान। इसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। तो ये एक प्रकार का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। व्हाट इज ब्रूट पैरासिटिज्म। ब्रूट पैरासिटिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लेज इट्स एग इन नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जीव अंडों को दूसरे के घोंसलों में देता है, घोंसलों में देता है, वह खुद अपना घोंसला नहीं बनाता। ठीक है, एग्जाम्पल, कुकू lays its egg in nest of crow। कुकू जो होती है, कोयल, वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, अंडों को किस में दे देती है, डेट इज क्रो के घोंसले में दे देती है, ठीक है। और
कुकू के जो अंडे होते हैं वो बिल्कुल क्रो के समान होते हैं। तो क्रो जो होता है वो उन अंडों को सहता रहता है, इंक्यूबेट करता रहता है, इस चक्कर में उसको लगता है कि वो उसके खुद के अंडे। इसी को क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। व्हाट इज़ एलेन्स रूल? एलेन्स रूल का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ ठंडे प्रदेशों में मिलने वाले मैमल्स ऑब्लिक एनिमल्स के पाद यानी कि लिम्ब्स व कान छोटे होते हैं ताकि वे हीट लॉस को मिनिमाइज कर सकें। मतलब समझ में आ रहा है? That is the mammals or the animals found in the colder regions have shorter limbs and shorter ears to minimize heat loss। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एलेन का नियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एलेन का नियम, एलेन्स रूल। ठंडे प्रदेशों में मिलने वाले मैमल्स यानी कि एनिमल्स के लिम्स के पाद व, है ना, पाद व कान छोटे होते हैं ताकि वे क्या कर सके? ताकि वे हीट लॉस को क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके। दैट इज ईयर्स एंड लिम्ब्स ऑफ मैमल्स फाउंड इन कोल्डर एरियाज आर स्मॉल टू minimize heat loss. This is Allen's rule. This is Allen's rule। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। Which growth curve is better? तो which growth curve is better? तो याद रखना लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, logistic growth that is model, logistic growth model, right, is best। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, दो तरीके के ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल तो क्या कहता है कि ग्रोथ हमेशा बस ऐसे जाती रहेगी, हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि बढ़ेगी, नो डाउट, पहले तो बहुत बढ़ेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो ज़्यादा बेटर है। व्हाट इज़ प्रेजेंट इन सील विच रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट? पहली बात तो सील क्या है? एक एक्वेटिक मैमल है, एक्वेटिक मैमल है। ठीक है, तो सील के अंदर बॉडी हीट को रिड्यूस करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है? तो याद रखना उनके अंदर त्वचा के नीचे ब्लबर होती है जो इंसुलेटर की तरह काम करती है, वर्क्स एज इंसुलेटर, जो इंसुलेटर की तरह काम करती है और हीट लॉस को मिनिमाइज करती है, जो इंसुलेटर की तरह काम करती है और हीट लॉस को क्या करती है? मिनिमाइज करती है। क्लियर है? सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, तुंगता बीमारी। आपने देखा होगा कि किसी आप पहाड़ी इलाके के अंदर जाते हैं, शिमला, कुल्लू मनाली, माउंट आबू, व्हाट्सएवर, तो आपने देखा होगा आपका जी घबराता है और आपको वॉमिटिंग चालू हो जाती है, हेडेक हो जाता है, उसको बोलते हैं तुंगता बीमारी। लेकिन आप देखते हो कि कुछ ही समय के अंदर आप एल्टीट्यूड सिकनेस को पार पा जाते हैं, क्योंकि बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, एक्लिमेटाइज कर लेती है, अनुकूलित कर लेती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये पूछा है कि तुंगता बीमारी के क्या लक्षण हैं। तो जो 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो जो है वो नोजिया है ना, जी घबराना है ना, मतलब अंदर से ठीक ना लगना, वॉमिटिंग जैसी शिकायत है ना, वॉमिटिंग होना। दूसरा
फटीग यानी कि थकान, और एक और होता है हार्ट पैल्पिटेशन, है ना, एबनॉर्मल बीटिंग ऑफ हार्ट, एबनॉर्मल बीटिंग ऑफ हार्ट, इसको बोलते हैं हार्ट पैल्पिटेशंस। तो ये सिम्टम है तुंगता बीमारी के। अब नेक्स्ट है, हाउ डू कंगारू रैट फुलफिल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट। कंगारू रैट अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता है? तो ये कहाँ पर मिलता है? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, जहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो ये जल की पूर्ति कैसे करता है? तो इट फुलफिल्स इट्स वाटर डेफिशिएंसी बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। मतलब ये अपने अंदर, शरीर के अंदर फैट का ऑक्सीडेशन करता है, वसा का ऑक्सीडेशन करता है, और वसा के ऑक्सीडेशन से उत्पाद के रूप में, वसा के ऑक्सीडेशन से जो उत्पाद के रूप में वाटर बाहर निकलता है, उस वाटर को ये यूज़ कर लेता है। ठीक है। नाउ शेप ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का शेप कैसा होता है? तो सिग्मोइड कर्व होता है, सिग्मोइड कर्व। और आप सब जानते हो कि सिग्मोइड कर्व कैसा होता है? एस शेप्ड होता है, एस शेप्ड, समझते हो ना? ऐसा, ऐसा, ये सिग्मोइड कर्व है। सिग्मोइड कर्व ये कहता है कि भाई पहले तो कैसी होगी, ग्रोथ स्लो होगी, फिर एकदम से फास्ट हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी? स्टेशनरी हो जाएगी। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। व्हाट आर यूरी हेलाइंस, है ना? यूरी हेलाइंस क्या होते हैं? यूरी हेलाइंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो टॉलरेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सैलाइन कंडीशन को। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, है ना? सैलिनिटी मतलब ऐसे जीव जो उच्च लवणता के प्रति सहिष्णु होते हैं। मतलब उच्च लवणता को भी क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं यूरी हेलाइंस। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म, ठीक है, सहोपकारिता, और एक होता है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। सहोपकारिता और सहभोजिता, इसमें क्या होते हैं? both the members of association are benefited। और यहाँ पर one member is benefited harmed nor benefited, neither harm nor benefited, commensalism और म्यूचुअलिज्म। क्लियर है? तो म्यूचुअलिज्म क्या है? जिसमें एसोसिएशन के दोनों मेंबर्स बेनिफिटेड होते हैं, और कमेंसलिज्म में वन मेंबर इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ members of
same species in a given in a population. Addition of members of same species. Addition of members of same species. Addition of members of same species in a population in a particular time period. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर उसी स्पीशीज के कितने मेंबर्स शामिल हुए हैं, एडअप हुए हैं बाहर से, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन. ठीक है. प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट. व्हाट डज इट मीन? परभक्षी विवेकी होते हैं, है ना. इसका क्या अर्थ है? तो परभक्षी विवेकी होते हैं, विवेकी होते हैं एवं परभक्षी जो होते हैं वो विवेकी होते हैं एवं वे शिकार का अति शोषण यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते. ठीक है. इसलिए उनको विवेकी कहा गया है. ऐसा नहीं है कि शेर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शक्तिशाली है, तो एक ही दिन के अंदर जो है एक जंगल के अंदर 100 हिरन है तो मार कर और खा जाएगा. ऐसा कभी भी नहीं होता है. शेर जो होता है वो एक दिन में एक शिकार करेगा, राइट. या जब तक वापस शिकार नहीं करेगा जब तक उसका पेट भरा हुआ है ना. तो वो इस मामले में बहुत विवेकी है, क्योंकि उसको मालूम है, वो प्रूडेंट है. उसको मालूम है आज यदि मैंने शिकार का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया तो कल मैं क्या खाऊंगा. इसलिए वो बहुत क्या होते हैं, विवेकशील होते हैं. परभक्षी विवेकी होते हैं अपने एवं वे शिकार का अति शोषण कभी भी नहीं करते, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन? शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, है ना. मतलब शीत ऋतु के कम तापमान में अपने आप को निष्क्रिय कर लेना. और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान में अपने आप को निष्क्रिय कर लेना. ठीक है ना. इसको बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि एस्टाइवेशन, और इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन. हाइबरनेशन को आप और क्या कह सकते हो, तो डेट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड एज विंटर स्लीप. और इसको हम क्या बोलते हैं, समर स्लीप. ठीक है. ये क्यों होती है ना. इट अकर्स टू एस्केप टाइम. वो जो विषम परिस्थितियों का समय होता है ना, उससे अपने आप को बचाने के लिए या उन परिस्थितियों से बचाने के लिए, उस समय से एस्केप करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन होता है. आर यू गेटिंग? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है. ठीक है. तो एक होता है शीत निष्क्रियता, एक होती है ग्रीष्म निष्क्रियता. वाई मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर कन्फर्मर्स, है ना. तो क्योंकि रेगुलेशन मतलब नियमन करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है एवं हर जीव इस ऊर्जा को खर्च नहीं कर सकता. बात समझ में आ रही है? वाई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कन्फर्मर्स.
99% जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कन्फर्मर्स होते हैं, राइट, यानी कि संरूपण रखते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन या नियमन करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है ना। ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है एवं हर जीव इस ऊर्जा को खर्च नहीं कर सकते हैं। ये ठीक उस तरीके से है कि गर्मियों के दिनों के अंदर गर्मी तो सबको लगती है, लेकिन हर आदमी एसी को अफोर्ड कर ही लेगा, ये मुश्किल रहेगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। केवलादेव नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और लोकेटेड, वेयर इट इज़ लोकेटेड, वेयर इट इज़ लोकेटेड, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वह यह किसके लिए प्रचलित है। तो पहली बात तो ये बर्ड्स के लिए प्रचलित है, क्योंकि अनेक देशों की बर्ड्स जो होती है वो सर्दियों के दिनों के अंदर यहाँ पर आती है, और उसका नाम केवलादेव नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर बर्ड्स। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है, भरतपुर राजस्थान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भरतपुर राजस्थान, और किसके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए, है ना, बहुत फेमस है। व्हाट इज डायपोज, इट इज स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, मतलब कुछ जीव जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ समय के लिए निलंबित कर लेते हैं, तो इट इज़ ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, है ना। मतलब ये एक प्रकार से सस्पेंडेड डेवलपमेंट मतलब अपनी जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती, गतिविधियाँ होती है, उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर लेना, उसको बोलते हैं डायपोज। इट इज़ ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब क्या, नियमन करने का मतलब क्या होता है, तो नियमन करने का मतलब है दो तरीके का रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, और दूसरा एक और रेगुलेशन होता है वाटर प्लस सॉल्ट रेगुलेशन, है ना। तो जो मैमल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये पावर होता है, इसको तो बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, और ये क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको परासन नियमन, और ये क्या होता है, ताप नियमन, ठीक है। तो व्हाट इज रेगुलेशन, एक तो ताप नियमन यानी कि थर्मो रेगुलेशन, और वाटर प्लस सॉल्ट रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, परासन नियमन कहते हैं, ठीक है। विच पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज शोन बाय कैटल, एग्रेट एंड ग्रेजिंग एनिमल, पक्षी, बगुला व चढ़ने वाले पशु कौन सी समष्टि पारस्परिक क्रिया दर्शाते हैं, तो कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। आपने देखा होगा कि जब खेत के अंदर किसान हल जोत रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि या फिर किसी खेत के अंदर कोई एक पशु, कोई एक कैटल, कोई गाय भैंस वगैरह जो है वो चर रहा है, ग्रेज कर रहा है, तो उसके आसपास एक वाइट कलर की बर्ड होती है जिसको बोलते हैं बगुला या इग्रेट, सबने देखा होगा खेतों के अंदर, गाँवों के अंदर। तो बगुला जो होता है वो अपनी चोंच से ग्राउंड वेजिटेशन को बाहर नहीं निकाल सकता था, मतलब ग्राउंड के अंदर जो कीड़े वगैरह उनको शायद वो नहीं निकाल सकता था, लेकिन पशु जब चलता है, वो जो एनिमल जब चलता है, तो उसके फूट के स्टंप से वो जो ग्राउंड वेजिटेशन के अंदर जो इंसेक्ट छुपे हुए बाहर निकलते हैं, तो जैसे ही वो इंसेक्ट्स बाहर निकलेंगे तो बगुला उनको आकर और पिक कर लेता है, ठीक है ना। तो ये जो एसोसिएशन है, कभी कभी तो आपने देखा होगा कि कैटल के ऊपर आकर बैठ जाता है वो वाइट कलर की बर्ड जिसको इग्रेट कहते हैं, बगुला। तो इसमें बगुले को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कैटल को इग्रेट के रहने से, बगुले के रहने से न तो कोई फ़ायदा हो रहा है और ना कोई नुकसान हो रहा है। इसी को बोलते हैं कमेंसलिज्म। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप चाहते हैं कि आपको इन वीडियोस के PDF अवेलेबल हो,
तो आपको सुपर गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर एक मेनू सेक्शन है, उस मेनू सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर एक स्टडी मटेरियल का एक फ़ोल्डर बना हुआ है ना। इस स्टडी मटेरियल के अंदर जाएंगे तो विज्ञान एक्सप्रेस का भी एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा। बस वहाँ से आप जाकर और विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर जितने भी वीडियोस डेली आते हैं उनके आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो रश कीजिए और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर और सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।